नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास की सीरीज किसान आंदोलन अपने आरंभ हो चुके हैं और आधुनिक राजस्थान अपना ही चल रहा है। किसान आंदोलन जो पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्ट हुए उसके अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आरंभ हो चुका था। पिछले सत्र तक जितनी मैंने जानकारी दी थी, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया था। अब मैं थोड़ा सा रिकैप करते हुए उसको आपको रिमाइंड करवाते हुए वहीं से अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने अब तक जो देखा इस पूरे अध्याय में, जितना अभी तक हम लोगों ने समझा करा, तो उसको अब आप यहाँ से प्रयास करिएगा। आपने देखा था कि जो आरंभ होता है वो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का वो होता है 1897 ईस्वी में। चूंकि 3 चरणों में इस किसान आंदोलन को नेतृत्व दिया गया था साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक 1915 से लेकर 23 तक लगभग, और फिर उसके पश्चात जमनालाल बजाज एवं हरिभाव उपाध्याय। तीसरा जो चरण था, अब देखो ये बात भी बड़ी जाहिर सी बात है, आप समझने का प्रयास करना। 3 चरणों में प्रथम चरण जो है वो है असल में साधु सीताराम दास का, ठीक है साहब। द्वितीय जो चरण है वो है आपका विजय सिंह पथिक का। अब आप देखना कितना विरोधाभास है इस किसान आंदोलन के तीनों चरणों में भी। और जो तृतीय चरण है वो है आपका जमनालाल बजाज प्लस हरिभाव उपाध्याय साहब का। प्रथम चरण का जो फेज है वो है 1897 टू 1914-15 ये आता है। दूसरा चरण है 1915 से लेकर 22 ईस्वी तक, कुछ 23 तक जाते हैं, क्योंकि 23 में फिर इनको 10 सितंबर 1923 को इन्हें सजा हो गई थी विजय सिंह पथिक को। और जो शेष हिस्सा है उसमें जमनालाल बजाज और हरिभाव उपाध्याय। यद्यपि विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से 1929 में अलग होते हैं, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य। 1929 के अंदर ये अलग होते हैं, समझिएगा इस बात को। लेकिन अब पॉइंट क्या है आप नोटिस करना, साधु सीताराम दास की जहां तक बात है तो ये निष्पक्ष या निरपेक्ष नेतृत्व थे, शुद्ध किसान नेता, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन विजय सिंह पथिक की जहां तक बात है तो ये क्रांतिकारी, उग्र संघर्ष क्रांतिकारी विचारधारा के आप व्यक्ति थे, क्लियर है। जमनालाल बजाज ये शुद्ध गांधीवादी दर्शन से प्रेरित ये नेतृत्व था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस तीनों चरणों के किसान आंदोलन नेतृत्व के दौरान आती है वो ये है कि पूरी तौर पर ये आंदोलन अहिंसक भी रहा और एवं सत्याग्रह पर आधारित भी रहा। अब आप नोटिस करिएगा जमनालाल बजाज और हरिभाव उपाध्याय के नेतृत्व में तो बात समझ में आती है कि साहब गांधीवादी दर्शन है। और चूंकि इस समय संपूर्ण भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतवर्ष मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन, क्लियर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे ओतप्रोत था। तो यहां तो समझ में आती बात, गांधी ने अपने नेतृत्व के अंदर भारतीयों को हर प्रकार की हिंसा से बचने की सलाह दी थी। लेकिन विजय सिंह पथिक, क्योंकि वो इस आंदोलन को नेतृत्व गांधी के बहुत पहले दे चुके थे, उसके बावजूद भी अहिंसक और सत्याग्रह प्रवृत्ति का ये आंदोलन है, ये बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा इस संपूर्ण किसान आंदोलन से जो चीजें आपके लिए निकल रही हैं, इनमें पहला है, याद रखना, अन्य किसान आंदोलन। ये अन्य किसान आंदोलन की प्रेरणा का कारण बना, यहां से निकल रहा है, याद रखना, कार्यकर्ताओं का राजनीतिक प्रशिक्षण, ठीक, यहां से निकल रहा है। राजस्थान में जितने भी, समझिएगा सारी बात को, प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं, यह उनकी प्रेरणा रहा है। अब प्रजामंडल आंदोलन की प्रेरणा रहने का मतलब क्या निकल रहा है कि राजस्थान के तमाम जितने भी जन आंदोलन हुए राष्ट्रीय आंदोलन के पैरेलल, उन सब की
प्रेरणा हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन ही है, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो वॉलंटियर्स थे उनकी की गई थी। अब जो नेतृत्व यहां से उभर कर आपके सामने निकला, इसके अंदर नोटिस करना, जो नेतृत्व यहां से उभर के निकल रहा है इसके अंदर आप सोचिएगा, माणिक्यलाल वर्मा जैसे कद्दावर राजनेता, राम नारायण चौधरी, क्लियर है। इसके अलावा जमनालाल बजाज। अब आप इस माइंड मैप से सहज एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था, एक राजनीतिक महत्व था इस संपूर्ण किसान आंदोलन का, जिसको हमने कहा है, बहुत अच्छे से समझ दीजिएगा, जिसको आपने कहा है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो जो मैं बात कह रहा था आपसे कि 1897 के अंदर इस किसान आंदोलन का आरंभ कहां से होता है? गिरधरपुरा गांव से। अब जो गिरधरपुरा जो गांव है, इसमें गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर जो किसान आंदोलन, जो किसान जमा होते हैं, उनकी मीटिंग में एक फैसला किया जाता है कि नानाजी पटेल एवं ठाकरी पटेल, ये कल आप पिछले सत्र में आपने यही बात देखी थी, एवं ठाकरी पटेल को किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर उदयपुर भेजा जाएगा और वो महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात करेंगे और उन्हें याचना, एक पिटीशन देंगे, अपनी तरफ से एक प्रार्थना पत्र देंगे कि साहब ये हमारे प्रति शोषण हो रहा है। बहरहाल मुलाकात होती है और जो महाराणा फतेह सिंह थे वो अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि को बिजोलिया भेजते हैं जिसका नाम था हामिद हुसैन। हामिद हुसैन अपनी जांच के अंदर किसानों की तमाम शिकायतों को उचित ठहराते हैं, सही मानते हैं और हिदायत और कुछ निर्देश देते हैं ठाकुर कृष्ण सिंह को। ठाकुर कृष्ण सिंह सबसे पहला एक काम करते हैं कि ठाकुर कृष्ण सिंह या ठाकुर किशन सिंह एक ही बात है, याद रखिएगा। सबसे पहले फैसला क्या करते हैं कि इन दोनों को निष्कासित कर देते हैं कहां से? ठिकाने से। ये बहुत बड़ी चोट थी किसान आंदोलन को, ये बहुत बड़ा आघात था जिसके लिए किसी भी सूरत में किसान तैयार नहीं थे। बहरहाल इससे संभल पाते, उसके बाद तुरंत बाद ठाकुर कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी के अंदर चौरी कर लगा दिया था। ये बात भी आप लोगों ने देख लिया था, क्लियर। चौरी कर लागू कर दिया था, चौरी कर लगा दिया था, लेकिन किसानों के कड़े प्रतिरोध के चलते कि किसानों ने इस कर के विरोध में साफ कहा कि हम खेती नहीं करेंगे, ठीक है आपको फिर जैसे वसूलना है आप वसूलते रहिए, क्योंकि खेती करोगे तभी तो टैक्स वसूलोगे। तो दबाव में आकर जब पलायन चालू हुआ बिजोलिया से किसानों का, तो दबाव में आकर 1904 ईस्वी के अंदर ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर वापस ले लिया, याद रखिएगा। चौरी कर को वापस ले लिया। 1906 ईस्वी में, मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका हूं कि 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह या ठाकुर किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात पृथ्वी सिंह नए ठाकुर बनते हैं। अब ठाकुर पृथ्वी सिंह जैसे बनते हैं तो वो उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में तलवार बनाए नामक नया कर थोप देते हैं, याद रखिएगा। नए ठाकुर पृथ्वी सिंह ने चौरी कर तो विवाह कर था, उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में एक नया कर किसानों पर थोप दिया जो था तलवार बंधाई कर। तो ये फिर एक आघात पुनः या किसानों के जख्मों पर एक नमक छिड़कने के बराबर था। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां, इस सारी बात को देखिए, नोट पेन डाउन करिए, कुछ मैं आपको वक्त देता हूं, उसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहां तक की बात को तुरंत आप लोग ठीक से देख लीजिए और समझ लीजिए।
क्योंकि मेरे हिसाब से सारी जानकारी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोगों ने समझ मतलब देख ली है, और क्योंकि ठीक है। अब जब 1906 में ये नया कर आ गया तलवार बंधाई, साधु सीताराम दास के लिए पहला अपमानजनक तो यही था कि आपने अपने इनके किसानों को निष्कासित कर दिया, फिर आपने कर सौंप दिया। एक आंशिक सफलता, सकारात्मक परिणाम निकला जब विरोध किया किसानों ने कि ठिकानेदार को चौमरी कर वापस देना पड़ा, लेकिन अब नया कर थोप दिया गया, इसको आप तलवार बंधाई कहते हैं। लेकिन अब होता क्या है, 1913-14 ईस्वी में याद रखिएगा, 1913-14 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास ने एक बड़ा कड़ा फैसला किया, और साधु सीताराम दास ने कहा कि ठिकानेदार इजीली हमारी मांग को नहीं मानेंगे, हमारी समस्याओं को समझने को तैयार नहीं है। तो जो ऊपरमाड़ क्षेत्र था, इसको आप बिजोलिया कहते हैं, वहां पर खेती न करने का किसानों का आह्वान किया, और साधु सीताराम दास के आह्वान पर किसानों ने ऊपरमाड़ क्षेत्र में खेती न करने का फैसला करते हुए भूमि को एक तरह से अकृषित या बिना खेती के छोड़ दिया। क्लियर है। 1914 ईस्वी में ठाकुर पृथ्वी सिंह के पश्चात उनका अल्पवयस्क पुत्र ठाकुर केसर सिंह उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन चूंकि वो अल्पवयस्क थे तो ब्रिटिश नीति के तहत इसका शासन, इस ठिकाने का शासन कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स को संभाला दिया गया। क्लियर है। जब कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स को जब शासन संभाला दिया गया, बिजोलिया ठिकाने के तमाम जो भी मामला थे, तो उन्होंने इस टकराव को रोकने का प्रयास किया। जैसा मैंने पिछले सत्र में कहा था कि क्योंकि किसान अब ये मतलब ठान चुके हैं कि हम खेती नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के पास सबसे बड़ी समस्या है कि भाई आप किस रूप में प्रेशराइज कर सकते हो, कोई खेती करे ना करे, करेगा तो ही आप उनसे टैक्स ले सकते हैं। तो रेवेन्यू लॉस से बचने के लिए कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स ने ये निर्णय किया कि हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ठिकानेदार के माध्यम से किसानों के साथ। 24 जून 1914 ईस्वी को ये समझौता होता है, लेकिन जैसा मैं पिछले एपिसोड में सत्र में बता चुका हूं कि अन्य ठिकानों का बेहद उग्र दबाव बनाया गया कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स और बिजोलिया ठिकानेदार पर कि यदि आप ऐसा स्वीकार करेंगे तो ये आग रियायत की ये मांग पास के ठिकानों में पहुंचेगी। कमोबेश इसी तरह के समस्याओं से अन्य ठिकानों के किसान भी जूझ रहे हैं। जब आप झुक जाओगे तो फिर हमारे सामने भी झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो अन्य ठिकानेदारों के दबाव के चलते सफलता तक पहुंचने वाला 24 जून 1914 ईस्वी का जो समझौता था वो लगभग रद्द हो गया, और ये बड़ा कुठाराघात था साधु सीताराम दास के लिए। फाइनली जो मैंने पिछले सत्र में जहां क्लास छोड़ी थी, फिर हम वहीं से अपनी बात को आगे लेंगे। 1913-14 ईस्वी में याद रखिएगा, साधु सीताराम दास के आह्वान पर किसानों ने खेती न करने का, याद रखिएगा, न करने का निर्णय लिया। तो पक्की बात है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। 1914 ईस्वी में नए अल्पवयस्क ठाकुर केसर सिंह के शासन का उत्तरदायित्व याद रखना, उत्तरदायित्व यानी कि गार्जियन की हैसियत से, संरक्षक की हैसियत से
कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स ने ले लिया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और एक फैसला किया गया कि हमें टकराव रोकना चाहिए और एक समझौते पर किसानों को लाना चाहिए। यह समझौता तय हुआ 24 जून 1914 ईस्वी को। याद रखिएगा इस बात को। तो एक प्रस्तावित सम्मानजनक समझौता, समझ लीजिएगा सारी बात को, ठिकाने एवं किसानों के मध्य तय हुआ, परंतु अन्य ठिकानेदारों के दबाव के चलते वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। ये अंत हुआ प्रथम चरण का कि साधु सीताराम दास को प्राप्त होती सफलता, मतलब होता ना कि मुंह में आया हुआ निवाला आपके हाथ से छिटक जाए, तो लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अन्य ठिकानेदारों की चिंता आशंका के चलते इस समझौते को अमली जामा नहीं पहनाया जा सके। याद रखिएगा 24 जून 1914 ईस्वी को उदयपुर महकमा खास ने किसानों को यह रियायत दी थी कि हम आपसे तकी हल्पा और पूला जैसे लाग वाग समाप्त कर देंगे, लगान घटाकर 50% से घटाकर 1/3 कर देंगे, 1/3, मतलब इतना हिस्सा घटा देंगे। और यह तय हुआ कि किसान अपने खेत का बबूल बिना कोई कीमत चुकाए काट सकता है। ये फौरी तौर पर बहुत बड़ी रियायतें थी किसानों के लिए। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रहा एक्सक्यूज मी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात थी अन्य ठिकानेदारों के लिए। अतः साधु सीताराम दास बिल्कुल इस प्रथम चरण के अंत में जहां लगने लग गया था कि किसानों की जीत होगी, उनको उनके सम्मान का हक प्राप्त हो जाएगा, मेवाड़ राणा के दबाव के चलते ठिकानेदार के माध्यम से, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्लियर है मामला? अब पैरेलल एक स्टोरी और चल रही थी। तो कुल मिलाकर जब ये समझौता रद्द होने से किसानों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त हुआ। याद रखिएगा, निराशा और असंतोष व्याप्त हुआ। अब पैरेलल क्या स्टोरी चल रही है आप उसे भी समझ लीजिएगा। जो भूप सिंह गुर्जर थे, वो इस समय ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के साथ याद रखिएगा कहां पर, टोटगढ़ में नजरबंद हैं। अब ये अपनी नजरबंदी को तोड़ते हैं, यहां से फरार होते हैं, भूमिगत होते हैं और अपना ठिकाना चित्तौड़ में ओछड़ी गांव को बना लेते हैं। इन बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। भूप सिंह गुर्जर जो कानपुर में बुलंदशहर के निवासी हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा मैं आगे जाके करूंगा। अभी फिलहाल मैं एक रफ आइडिया आपके सामने दे रहा हूं। बुलंदशहर कानपुर के आप निवासी, यहां पर आप पकड़े गए और ओछड़ी गांव में आकर आपने अपना आवास बना लिया, हुलिया एवं पहचान बदल ली।
एवं हुलिया एवं पहचान बदलकर भूप सिंह गुर्जर, याद रखिएगा। विजय सिंह पथिक बन चुके हैं। अब मैं बार बार जो कह रहा हूं कि यदि आप लोग इन सेशंस को बहुत विस्तार से, बड़ी गंभीरता से समझ रहे हैं, आप यकीन मानिएगा इसके बाद आपको कोई सा भी पोर्शन, चाहे आधुनिक, चाहे राजस्थान इतिहास हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। मेरा साथ दीजिए, मैं कोचिंग में पैसा बिगाड़ना भुलवा दूंगा आप लोगों को। तो पहचान बदल ली, विजय सिंह पथिक कहलाए। और ओछड़ी गांव में फिर आपने एक शिक्षण संस्था बालकों के लिए विद्या प्रचारिणी सभा के रूप में आरंभ कर दिया, और आप इस प्रकार से वहां ख्याति प्राप्त करने लग गए, अपनी पहचान छिपाकर, क्योंकि आपके लिए भूमिगत अंडरग्राउंड होना बेहद जरूरी था, वरना ब्रिटिशर्स आपको छोड़ते नहीं। इसी टाइम पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के तथ्य जनरली आपको कोई नहीं बताएगा। 24 जून 1914 का जो समझौता प्रस्तावित था, इसमें एक बात यह भी थी कि जो आपको वंश परंपरा से जिन ठिकानेदारों से तकलीफ थी, परेशानी थी, बिजोलिया ठिकाने के किसानों को केसर सिंह, पृथ्वी सिंह और कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह और केसर सिंह, महाराणा ने मित्रों के हितैषी एवं समर्थक अमर सिंह राणावत को बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त कर दिया था उस टाइम पर, केसर सिंह कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स के नेतृत्व में। तो यहां यह बड़ी बात थी, अमर सिंह राणावत, जिसको किसानों का, बिजोलिया ठिकाने के किसानों का समर्थक और हितैषी माना जाता था, जो हमेशा इन किसानों का फेवर करते थे, उन्हें बिजोलिया ठिकाने का प्रशासक नियुक्त करने की बात कर दी गई थी। तो इधर विद्या प्रचारिणी सभा का वार्षिक जलसा था, और इधर साधु सीताराम दास को सबसे ज्यादा घोर निराशा हुई, जबकि साधु सीताराम दास किसानों के बीच में अपनी संस्था मित्र मंडल के नाम से राजनीतिक जनजागरण आरंभ कर रहे हैं। आप लोग बखूबी इन चीजों को देख चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लासेज आपको समझ में आ भी रही होगी। जिन लोगों ने भी अभी तक इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, डू लाइक, कमेंट करें और इतना सपोर्ट करें। इस एनुअल फंक्शन में, विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक जलसे में, साधु सीताराम दास को भी निमंत्रण दिया गया। जो भूप सिंह गुर्जर अब तक विजय सिंह पथिक की पहचान से इस चीज को मानकर चल रहे थे, किसी को नहीं पता। इन ब्रीफ, संक्षेप में मैं सारी बात आपके सामने कह दूं। साधु सीताराम दास ने वार्षिक जलसे के अंत में साफ कह दिया विजय सिंह पथिक को कि गुरुजी, मैं जानता हूं आप भूप सिंह गुर्जर हैं और कहां से निकले हैं। सो यू आर अ वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट पर्सन एंड वेरी इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशनरी, बट आई वॉन्ट यू टू लीड दिस प्रेजेंट मूवमेंट फ्रॉम योर हैंड, फ्रॉम योर एंड। आप अपनी तरफ से इसको संभालिए। अब पथिक साहब मरता क्या ना करता, क्योंकि अभी तक तो पथिक को ये उम्मीद थी भूप सिंह गुर्जर को कि किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही अलग निकला। क्योंकि साधु सीताराम दास को ये आइडिया लग चुका था कि मेरी तरफ से कितना ही मैं जोर लगा लूं, शासन को संभालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब आंदोलन को चलाना। तो अब साधु सीताराम दास के आह्वान पर विजय सिंह पथिक को द्वितीय चरण आरंभ करना पड़ा, जो बड़े शानदार तरीके से जिसका आगाज किया गया था। इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि साधु सीताराम दास ने अपने आप को इस किसान आंदोलन से अलग कर लिया, लेकिन अब नेतृत्व क्रांतिकारी विचारों के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक पूरी योजना के साथ आरंभ किया गया, और जिसने विजय सिंह पथिक के नेतृत्व वाले इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय किसान आंदोलन का दर्जा भी प्रदान कर दिया था। दोबारा मैं स्क्रीन आउट होता हूं, यहां तक की बात को आप तुरंत अच्छे से देख लीजिए।
समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक का बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है सब, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड फेज आरंभ होता है वो आरंभ होता है 1915 ईस्वी से। लेकिन शुरुआत के कुछ वर्ष में पथिक सिर्फ किसान समस्याओं को समझने में लगे रहे। और ये जो पहचान उजागर हुई थी, ये आम नहीं की गई थी, सार्वजनिक नहीं की गई थी, साधु सीताराम दास तक की थी। कैसे उनको मालूम चला, क्या मालूम चला, कोई इस बात पर खुलासा नहीं। लेकिन उस प्रिवेसी का पूरा, उस निजता का, उस गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया साधु सीताराम दास के द्वारा। तो जो सेकंड फेज, ये प्रथम चरण मैंने पूरा कर दिया है। अब सेकंड फेज आरंभ होता है, याद रखना, सेकंड फेज है 1915 ईस्वी से लेकर लगभग 1922, या कुछ लोग इतिहासकार जो कहते हैं कि 1923 ईस्वी तक का ये द्वितीय चरण आरंभ होता है, जिसके अंदर याद रखिएगा नेतृत्व प्रदान किया जाता है विजय सिंह पथिक साहब के द्वारा। अब ये बात भी याद रखना कि विजय सिंह पथिक को एक तरफ तो महात्मा की उपाधि दी जाती है और दूसरी तरफ इन्हें राष्ट्रीय पथिक का भी दर्जा दिया जाता है, और इनकी एक ख्याति और भी है। तो विजय सिंह पथिक को अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रीय पथिक का दर्जा दिया गया, इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, और इन्हें भारत में किसान आंदोलनों का जनक भी कहा गया। मैंने पहले ही कहा था, इनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था विजय सिंह पथिक साहब का कि बिजोलिया के अंदर जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के जो सरकारी कर्मचारी थे माणिक्यलाल वर्मा जी, वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व से प्रभावित होकर अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक आज्ञाकारी राजनीतिक शिष्य की हैसियत से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। और बड़ी पैनी धार दी बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले अपने परम मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में संपादन में निकलने वाले अखबार प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय विमर्श चर्चा का प्रश्न बना दिया था। ये सबसे बड़ा योगदान था विजय सिंह पथिक का। लेकिन इस द्वितीय चरण के दौरान क्रांतिकारी विचारधारा और गांधीवादी एक प्रकार का उलझे हुए दर्शन के मध्य में जो विरोधाभास उभरा, उससे कार्य करना बड़ा मुश्किल हो गया था विजय सिंह पथिक सरीखे क्रांतिकारी के। अरे ये नया नहीं था भारतीय पॉलिटिक्स में। आप मेरी आलोचना कर सकते हो, लेकिन तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते भाई। गांधीवादी दर्शन से ही 1939 में तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस को चलाना मुश्किल हो गया था, लगभग नामुमकिन कर दिया था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, गांधीवादी दर्शन असल में अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कैसे देखते हो, आप कितना महत्व दीजिए, लेकिन वो प्रयोगशाला और उलझन से भरा हुआ रहा है। देयर वर नो क्लियर स्ट्रेटेजी। हमें करना क्या है? अभी पथिक को आंदोलन छोड़ के निकलना पड़ा, उस समय भाई साहब देश छोड़ के जाना पड़ा था, सिर्फ इसी विरोध, गांधीवादी दर्शन से विरोध के चलते सुभाष चंद्र बोस को, इस देश के लाल को, देश को मुक्त कराने के लिए देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। और ये सच्चाई है। आप 7 बार जन्म ले लो तो भी मेरी बात को काटने का मादा नहीं है। अब फिर इधर उधर की बातें करते रहिए, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। इतिहास भक्ति नहीं सिखाता है, इतिहास तटस्थता, इतिहास निष्पक्षता सिखाता है। इस बात को याद रखना। बाकी बात में ही समाप्त करता हूँ। तो फिर वो पथिक साहब, अब गलती पथिक से क्या हुई? नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया। पथिक से गलती ये हुई कि जो मतभेद हुए, व्यक्तिगत मतभेदों को वो दिल से ले बैठे, और जो किसान बिल्कुल इनको महात्मा बौद्ध बता चुके थे, राष्ट्रीय पथिक बता चुके थे, इनको अपना भगवान मान चुके थे, उन किसानों को मझधार में छोड़कर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व विहीन कर दिया, धार विहीन कर दिया, नख शिख दंत से विहीन कर दिया, और बेचारे किसान फिर कहीं के नहीं रहे। ये सबसे बड़ी गलती थी पथिक साहब की। आपकी यदि पर्सनल कोई ग्रेवेंसेस थे, बट आपको किसानों को उनके हाल पे नहीं छोड़ना था। आपको जानना चाहिए था कि जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय सरीखे व्यक्तित्व के पास
वो सामान नहीं है, वो संसाधन नहीं जिसके द्वारा आंदोलन चलाए जा सकें। और इस किसान आंदोलन की गत बड़ी बुरी होती है। तो द्वितीय चरण में अब क्या होता है, मैं कुछ बस ये रोल आउट कर रहा हूँ सब चीज़ों को। और विजय सिंह पथिक के जो मतलब शिष्य थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें राजस्थान में जन आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस अध्याय के अंत में मैं आप लोगों को राजस्थान सेवा संघ, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, लेकिन वर्ड में दूंगा। विजय सिंह पथिक ने एक बहुत अच्छा काम किया। जब आपने यहाँ के तमाम चीज़ों को समझ लिया, देख लिया, तो सबसे पहले आपने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन, मतलब आपने हरियाली अमावस्या का दिन चुना। हरियाली अमावस्या के दिन, क्योंकि मैंने कहा था बिजोलिया ठिकाने में जो धाकड़ जाति थी, जिसको मालो नागर जाति कहते हैं, वो बहुत मात्रा में थी। और ये बहुत बड़ी बात थी। पथिक को नेतृत्व दिया गया, लेकिन पथिक ने मुखिया, भले ही स्ट्रेटेजी मेकर्स के रूप में, थिंक टैंक के रूप में पथिक जुड़े रहे, मन्ना पटेल नामक एक स्थानीय किसान नेता को चुना। तो हरियाली अमावस्या के दिन पथिक ने बिजोलिया के जो धाकड़ किसान थे, किसानों का आह्वान एक उद्घोष के द्वारा किया कि हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित अब धर्म युद्ध की ठान लो। और आपने इसी दिन मन्ना पटेल की अध्यक्षता में एक किसान पंचायत का गठन किया। एक किसान पंचायत का गठन किया जो कहलाई बिजोलिया किसान पंचायत या बिजोलिया पंच बोर्ड। इसीलिए क्योंकि आगे जितनी भी नीतियां बनी वो बिजोलिया किसान पंचायत के माध्यम से ही क्रियान्वित की गई। इसीलिए बिजोलिया किसान आंदोलन को आप संपूर्ण भारत का एकमात्र पंच बोर्ड किसान आंदोलन भी कहा जाता है, जिसके अंदर बिजोलिया किसान पंचायत की, जिसको आप ऊपर माड़ पंच बोर्ड भी कहते हैं, याद रखना। इसी को आप ऊपर माड़ पंच बोर्ड भी कहते हैं कि शाखा प्रत्येक गांव में खोली गई, किसानों को जन जागरूक किया गया, किसानों को जोड़ा गया। और इसके पश्चात मन्ना पटेल की अध्यक्षता में जब ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ, इसीलिए मैं लिख देता हूं यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत का, याद रखिएगा, एकमात्र पंच बोर्ड किसान आंदोलन भी जाना जाता है। यही वजह है। और इस प्रकार से विधिवत तरीके से द्वितीय चरण में 1917 ईस्वी को विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान पंचायत या ऊपरमाल पंच बोर्ड के माध्यम से द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आगाज किया गया। और पथिक ने भी किया बिजोलिया किसान आंदोलन का केंद्र चित्तौड़ जिले के गांव उमाजी के खेड़े को बना दिया, याद रखिएगा। इसी सत्र के अंदर तो याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का केंद्र किसे बनाया गया? पथिक के नेतृत्व में, यानी कि पथिक की कार्यस्थली, कर्मस्थली उमाजी का खेड़ा, ये गांव पड़ता है जिला चित्तौड़ में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सत्र में दी गई, इस सेशन में दी गई जानकारी आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से
एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों के रूप में नजर आई होंगी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, स्टोरी टेलिंग में आपको रुचिपूर्ण लगी होगी। अब मैं जो कमिंग जो सेशन होगा, एपिसोड होगा, उसके अंदर इस द्वितीय चरण के अंदर क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी, किन किन लोगों को यहाँ पे पथिक के द्वारा जोड़ा गया और क्या पथिक अपने उद्देश्य में सफल रहे, क्या वो ठिकाने को झुकाने में निर्णायक तौर पर वो सफलता प्राप्त कर सके, या आपसी मतभेदों के चलते किसानों की महत्वाकांक्षाएं, किसानों के सपने भी चकनाचूर हो गए। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बाय।